आज मैं आपके लिए एक डिस्कशन लेके आया हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर। इसके पहले कि हम इस स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें, आइए एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं स्कीम के बारे में। ये स्कीम इंडिविजुअल्स के लिए है जो इंडिया में रेजिडेंट हैं। एनआरआई एंड एचयूएफ इस स्कीम में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपीज जमा करा सकते हैं एंड इन मल्टीपल ऑफ थाउजेंड आप जमा करा सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 60 लाख। अभी तक ये लिमिट 30 लाख की है फॉर ज्वाइंट अकाउंट, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट बढ़ने वाली है, 60 लाख तक होने वाली है। इस स्कीम में एंटर करने की एज वैसे तो 60 साल है, लेकिन किसी किसी स्पेशल केस में आप 55 से 60 साल की उम्र में भी इस स्कीम में एंटर कर सकते हैं। अगर आपने वीआरएस या सुपरएन्यूएशन के तहत कोई रिटायरमेंट ली है या डिफेंस पर्सनल के केस में ये लिमिट 50 साल की भी हो जाती है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट होता है वो आपको क्वार्टरली मिलता है। इसमें जो सेविंग्स आप करते हैं उसमें 80C के तहत आपको डिडक्शन मिलती हैं और जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि इस स्कीम में आप अकाउंट कैसे खोलेंगे। बेसिकली एक फॉर्म नंबर 1 होता है, वो आपको फिल करके देना होता है। आपकी एज 60 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम इस स्कीम में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर आपने वीआरएस लिया है, सुपरएन्यूएशन या और किसी तरह की रिटायरमेंट आपने लिया है, तो आप 55 से 60 साल की एज में भी इस स्कीम में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो उस केस में आपकी ये एज लिमिट 50 साल हो जाती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जो लोग 55 से 60 साल की एज में स्कीम में एंटर कर रहे हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट देना होगा कि उनको कितने रिटायरमेंट बेनिफिट मिले हैं और उसका क्या क्वांटम था। एंड इस स्कीम के तहत वो जो भी पैसा जमा करा सकते हैं वो विद इन 1 मंथ ऑफ सुपरएन्यूएशन करा सकते हैं। तो एम्प्लॉयर से ये भी सर्टिफिकेट लेना होगा कि उनकी सुपरएन्यूएशन की डेट क्या थी। लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसके जो लीगल हेयर होते हैं, जिनको वो सुपरएन्यूएशन के बेनिफिट्स मिलेंगे या रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, वो उन बेनिफिट्स के आधार पे इस स्कीम में एंटर नहीं कर सकते। फर्दर इस स्कीम में मल्टीपल अकाउंट्स खोलने में कोई मनाही नहीं है। आप एक अकाउंट भी खोल सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट भी खोल सकते हैं, आप अकाउंट इंडिविजुअली भी खोल सकते हैं और ज्वाइंटली भी खोल सकते हैं। और ज्वाइंटली अकाउंट में आपको इस तरह की भी कोई जरूरत नहीं है कि आपका जो सेकंड होल्डर है उसकी एज 60 साल होनी चाहिए। फर्स्ट होल्डर की एज देखी जाएगी इसके अंदर, सेकंड होल्डर की एज मैटर नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है ज्वाइंट अकाउंट खोलते हुए कि जो भी हम पैसा जमा करा रहे हैं उसकी अपर लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम डिपॉजिट की बात करें स्कीम में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मिनिमम आप 1000 रुपए का डिपॉजिट इस स्कीम में करा सकते हैं और उसके बाद इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज से करा सकते हैं। इंडिविजुअल की डिपॉजिट की लिमिट आज की डेट में 15 लाख रुपए है, लेकिन यह लिमिट बढ़ के अभी 30 लाख होने वाली है 1 अप्रैल 2023 से। और अगर आप ये अकाउंट ज्वाइंट नेम में खुलवा रहे हैं तो उस केस में आपकी ये लिमिट 60 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप डिपॉजिट करेंगे वो डिपॉजिट 1 शॉट में जमा होना चाहिए। आप उसको ट्रेंचेस में अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं करा सकते। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें इस डिपॉजिट स्कीम के ऊपर, तो एज ऑफ नाउ इन मार्च 2023 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस डिपॉजिट पे हमें मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टरली डिसाइड होता है और इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन इसमें हमें यह ध्यान रखने की बात है कि जिस भी टाइम पे हम इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो आने वाले 5 साल के लिए हमारा लॉक हो जाएगा। तो अगर आने वाले क्वार्टर्स में अगर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव होते हैं उससे हमारी इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर इस स्कीम में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च और अगले महीने की 1 तारीख तक हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है इंटरेस्ट। अगर हम इस इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करते हैं तो वो उस इंटरेस्ट के ऊपर हमें एडिशनल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए और उस सेविंग अकाउंट में इस इंटरेस्ट को क्रेडिट करते जाइए, अदरवाइज आपको ये इंटरेस्ट विड्रॉ करना पड़ेगा अपने अकाउंट से। फर्दर जैसा कि मैंने बताया, इसमें लिमिट जो है 60 लाख रुपए तक की है या करेंटली 30 लाख रुपए तक की है ज्वाइंट अकाउंट में। किसी कारणवश अगर आपका पैसा इस अकाउंट में 30 लाख से या लिमिट की अमाउंट से ज्यादा जमा हो जाता है, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, जो भी उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन आने वाले टाइम में शायद आपको इस एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की एंटाइटलमेंट नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि इस अकाउंट में एक डिपॉजिट की लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज्यादा आप पैसा जमा कराते हैं तो आपको उस एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन आने वाले टाइम में खासतौर से 1 अप्रैल 2023 से ऐसा होने जा रहा है कि आपको उस एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर शायद कुछ भी इंटरेस्ट ना मिले। फर्दर अगर आपका पैसा मैच्योर हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होती है इस अकाउंट को एक्सटेंड कराने की 3 साल के लिए। तो अगर आप वो एक्सटेंशन नहीं कराते हैं, वो पैसा एज इट इज पड़ा रहता है, तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद और टिल द टाइम ऑफ एनकैशमेंट जितना भी टेन्योर है उस टाइम पीरियड पर आपको सिर्फ एप्लीकेबल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप रिन्यू करा लेते हैं तो आपको फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अर्लियर अकाउंट तब से ही आपको एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि अगर इस अकाउंट को हम प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहें तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज और क्या पेनल्टी लगेंगी। सबसे पहले तो उसके लिए हमें एक फॉर्म 2 भर के देना पड़ेगा। फिर अगर हम वो मैच्योरिटी करा रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर कुछ इंटरेस्ट हमें क्रेडिट कर दिया गया है या हम उसको एनकैश कर चुके हैं तो हमें वापस करना पड़ेगा, या हमारे वो प्रिंसिपल पोर्शन में से उस इंटरेस्ट को काट लिया जाएगा। अगर हम इसको 1 साल से और 2 साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोज करवा रहे हैं तो हमें 1.5% की इंटरेस्ट की पेनल्टी पड़ेगी। तो जितना भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल हमें मिल रहा था इसमें, उसमें से 1.5% इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। और अगर हम इसको 2 साल के बाद हम इसको एनकैश करवा रहे हैं प्री मैच्योरली तो हमें इंटरेस्ट पेनल्टी 1% लगेगी। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट में से हमें 1% इंटरेस्ट काट के बाकी इंटरेस्ट हमें दे दिया जाएगा। अगर हम किसी एक्सटेंडेड अकाउंट को क्लोज करवा रहे हैं तो एक्सटेंडेड अकाउंट को विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन हम उसको बंद नहीं करा सकते, बट आफ्टर 1 ईयर हम इसको अगर क्लोज कराते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और हम इसको विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी एनकैश करा सकते हैं प्री मैच्योरली। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्री मैच्योर विड्रॉल करने का कोई रीजन नहीं देना होता। अब बात करते हैं फुल क्लोजर ऑफ अकाउंट की। तो फुल क्लोजर ऑफ द अकाउंट जब हम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्म 3 है वो भर के देना पड़ेगा। फुल क्लोजर ऑफ अकाउंट या तो 5 साल के एंड में हो सकता है, और या फिर अगर आपने एक्सटेंशन कराया हुआ अकाउंट का तो 8 साल के एंड में हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है और उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। एंड टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन फुल इंटरेस्ट मिलेगा इसके अंदर, और डेथ के बाद जब तक हम इसको एनकैश नहीं करवाते उस पीरियड का हमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। अगर हमारा सीनियर सिटीजन अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो जो ज्वाइंट होल्डर है उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो अकाउंट को इसको कैरी फॉरवर्ड करके चला सकें अपने नाम में, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी की कंडीशंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो एलिजिबल हैं इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए तभी वो एज ए ज्वाइंट होल्डर अकाउंट को चला सकते हैं, लेकिन अगर वो एलिजिबल नहीं है या फिर उन्होंने कोई दूसरा अकाउंट ऑलरेडी खोल रखा है तो ये वाला अकाउंट जो जिसमें एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है उसको कंपलसरी हमें बंद करना पड़ेगा। अब हम अकाउंट एक्सटेंशन की बात करते हैं। जब 5 साल का पीरियड इसमें खत्म हो जाता है तो आप इसके अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन मिलती है एक्सटेंशन की, जो आप 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करते हुए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस टाइम पे जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही आपको मिलेगा, आपको पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको जो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट है वो विद इन 1 ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ दैट 5 ईयर पीरियड देनी है। एक ही बारी आप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप इसको 3 साल खत्म होने के बाद दोबारा से एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप चाहो कि नया अकाउंट खोलना है मुझे तो आप एक नया अकाउंट खोल सकते हो 5 साल के लिए ऑन द फ्रेश टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर आपको कोई रोक नहीं है। अब थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में भी जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमें टैक्सेबल होता है या नहीं होता। तो लीगली मैं आपको बताऊं तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, उस पर टीडीएस भी काटा जाता है इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। लेकिन आप उसके अंदर आप ये देखिए, अगर आपने सपोज 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है और आप एक सीनियर सिटीजन है और आपके पास कोई ओवर अर्निंग नहीं है तो आपको 15 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से 1,20,000 का इंटरेस्ट मिला, या 30 लाख अगर आपने एज ऑफ नाउ कराए हुए हैं तो आपको 30 लाख के ऊपर 2,40,000 का इंटरेस्ट मिला। और आने वाले समय में अगर वो 60 लाख की लिमिट है तो आपको 4,80,000 का इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। तो 5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट है आपकी इनकम, और अगर और कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है तो इफेक्टिवली इस अमाउंट के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें जो यंग चिल्ड्रंस हैं जो लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज हैं वो एक छोटी सी टैक्स प्लानिंग ये कर सकते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स की कोई और इनकम नहीं है या वो नॉन वर्किंग है या नॉन वर्किंग थे, उनका कोई ऐसा कॉर्पस नहीं है जिसको उन्होंने सीनियर सिटीजन स्कीम में जमा कराया हो, तो आप अपने पैसे को भी पेरेंट्स को गिफ्ट करते हुए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उनके नाम पे जमा करा सकते हैं, सो दैट आप लोगों को एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न मिलेगी और उस पर जो टैक्सेशन होगी वो आपके पेरेंट्स की टैक्स एलिजिबिलिटी के हिसाब से टैक्सेबल होंगे। वो अगर वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते तो उस पैसे पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग इस तरह से भी कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ। कई लोगों को इसमें एक कंफ्यूजन होती है कि कई बार सीनियर सिटीजन को बैंकों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे मिल रहे होते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी, जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो उस केस में क्या आपको बैंक में जाना चाहिए या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाना चाहिए? तो इसमें तो वैसे ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन एक बात का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि DICGC का एक कवर होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में जो सिर्फ 5 लाख रुपए के डिफॉल्ट को कवर करता है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और यहाँ पे डिफॉल्ट होने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ही स्कीम है और गवर्नमेंट इज नॉट लाइकली टू मेक एनी डिफॉल्ट। अगर एक थोड़ी सी हम कैलकुलेशंस भी देखें इस स्कीम को लेके, तो अगर आप, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर हम 15 लाख डिपॉजिट करते हैं तो हमें एक 10,000 पर मंथ की एक इनकम अर्न होती है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर।
30 लाख के ऊपर हमें 20,000 की इनकम पर मंथ की जनरेट होगी, और अगर हम 60 लाख का कॉर्पस जमा करते हैं तो 40,000 की इनकम हमें पर मंथ जनरेट होगी, जो कि एक रिटायर्ड लाइफ के लिए एटलीस्ट आज की डेट में हम कंसीडर कर सकते हैं एक रीजनेबल अमाउंट है अपने मंथली एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है स्कीम के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe this video. Thank you.